सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम यानी कि हास्य का अर्थ होता है मनोरंजन। तो मनोरंजन और बाल कवि यानी कि छोटे छोटे बाल कलाकारों के द्वारा किया जाने वाला सम्मेलन तो हास्य बाल कवि सम्मेलन कहलाता है। प्रस्तुत पाठ में हास्य बाल कवि सम्मेलन का मनोरंजन वर्णन किया गया है, जिसमें विभिन्न बाल कवि अपने अपने कथाओं से श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। ठीक है, अब हम इसके मूल पाठ, शब्दार्थ और हिंदी इसका अनुवाद तथा उद्बोधन के कार्यश्च देखेंगे कि विविध विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अद्य श्रोतार हास्यकविताया श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। सञ्चालकः कोलाहलेन अद्य परमहर्षस्य अवसरः, यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यान्तरकाल्यापाकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि कर्तलध्वनिया वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। तो गजाधरः सर्वेभ्यो अर्सिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावदत् अहम् आधुनिकवेद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वेद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदरं, यमस्तु हरितः प्राणानां वेद्यः, प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चे हसन्ति। कालान्तकः अरे वेद्यास्तु सर्वत्र, परन्तु न ते मादृशा कुशलाः। जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तु। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्या विस्मयगातः। नाह गतो न मे भ्राता कस्य देयं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ है विविध यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के, वेशभूषाधारण यानी कि वेशभूषा धारण करने वाले, चत्वारः चार, बालकवः यानी बाल कवि, मंचस्य यानी मंच के, ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्टाः यानी कि बैठे हुए, संति यानी है, अधः यानी नीचे, श्रोतार यानी कि सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय यानी कि हास्य कविता सुनने के लिए यानी कि मनोरंजन, हास्य यानी कि मनोरंजन पूर्ण कविता सुनने के लिए। और उत्सुकता का अर्थ क्या होता है? उत्सुक या लालाई। संति है च यानी और, कोलाहल यानी कि हल्ला गुल्ला या शोरगुल, जहाँ पर सभी बैठकर शोरगुल करते हैं आपस में, हल्ला गुल्ला, उसे हम कोलाहलम कहते हैं। और कुर्वन्ति यानी करते हैं। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता यानी कि जो सुनते हैं, वो सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोरगुल कर रहे हैं। संचालक आते हैं इतने में और वे कहने लग जाते हैं। वहाँ पर संचालक कह रहे हैं, वहाँ के जो संचालक है वो कहते हैं कि शोर मत करो, शोर मत करो। आज बहुत प्रसन्नता का मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। अब ये बच्चों का, जब बच्चों की कवि सम्मेलन है तो बच्चे ही उसमें कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या तो नहीं करते हैं, लेकिन मनोरंजन की दृष्टि से उन्हें, बच्चों जो बाल कवि हैं, छोटे छोटे बाल कवि, उन्हें के लिए बताया गया है कि वे काव्य की हत्या करने वाले और ये समय को बर्बाद करने वाले हैं। कैसे हैं कि समय को बर्बाद करने वाले जो हैं भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर इनका तालियों से स्वागत करते हैं। वो सभी तालियां बजाने लग जाते हैं और उनका स्वागत करने लगते हैं। इतने में
गजाधर जी जो हैं वो आते हैं और वो आकर कहते हैं सभी से कि सभी नीरस लोगों को बार बार मेरा नमस्कार। नीरस लोग, नीरस का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार का रस न हो, वो नीरस। लेकिन बाल कवि हम सम्मेलन में बैठे हैं, हास्य, वो भी मनोरंजन के सम्मेलन, मनोरंजन वाले बाल कवियों के सम्मेलन में हम बैठे हैं और वहाँ पे हम नीरस हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही आनंद और रस उत्पन्न होने लग जाता है उनकी कविताओं को सुन सुनकर। पर लोगों को हंसाने के लिए वो सभी को ऐसे ही कह रहे हैं कि सभी नीरस लोगों को बार बार मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आधुनिक यानी कि आजकल के वैद्य को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। यानी कि सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं गजाधर जी कि वैद्य को, वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर, और वो डॉक्टर को क्या कर रहे हैं? लक्ष्य, यानी कि डॉक्टर को लक्ष्य करने का तात्पर्य है कि डॉक्टर के बारे में आज वो अपनी कविता को सुनाना चाहते हैं कि यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। वो डॉक्टर को किस रूप में ले रहे हैं? यमराज के रूप में। ठीक है, कि यमराज के भाई तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो प्राणों का ही हरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करने लग जाता है। वे क्या कह रहे हैं इस बारे में हम समझेंगे कि वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है कि यमराज तो सिर्फ प्राणों का ही हरण करता है। ये बात सही है कि वाकई यमराज तो प्राणों का हरण करते हैं, परंतु वैद्य तो प्राण भी हर लेता है और धन भी। यानी कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, खूब पैसा, और हमारे अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है तो पैसा भी हमें देना ही होता है वहाँ पे, और बच गए तो भगवान की दया, नहीं बचे तो मर गए तो पैसे भी गए और व्यक्ति भी गया जो मर चुका है। तो उस बारे में हास्य है, मनोरंजन के रूप में ये कवि कहने लग गए हैं इन्हें कि वैद्य तो प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। तो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतने में कालांतक हैं, वे आके कहते हैं कि अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे दक्ष नहीं होते हैं, यानी कि मेरे समान नहीं है। कालांतक आकर एक कवि हैं, वो आकर कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या अगर कम करनी है तो मेरे जैसे कोई दक्ष नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत जनसंख्या कम कर चुका हूँ। मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए, मतलब वो कहते हैं कि मेरे इस काव्य को आप लोग सुनिए। जलती हुई चिता को देखकर, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे न तो मैं गया न मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई है? तो क्या कहते हैं वो काव्य को सुनाने के लिए कि जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि न तो मैं वहाँ गया और ना ही मेरा भाई, यानी कि मृत्युशैया पर अगर कोई लेटा हुआ है तो न तो मैंने इसे मारा और ना ही यमराज इसके प्राण ले गया, तो फिर ये किसके हाथों की सफाई है? ऐसा सुनते ही वहाँ के जो बाल कलाकारों द्वारा जो कवि सम्मेलन आयोजित होता है, तो वहाँ जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं वो सभी फिर से हंसने लग जाते हैं। अगला है हमारा तुंदिल। तुंदिल नाम का एक बाल कलाकार आता है, वो कहता है कि तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्यतनम तुंदिलो भो ममापि इदम काव्य श्रूयताम जीवने धारितां च परात्रम प्राप्यम दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु परात्रम दुर्लभम लोके शरीरम पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। जो वहाँ पे तुंदिल नाम का एक जो बाल कलाकार है वो आकर उन सभी से कहने लग जाता है कि तुंदिलम तुंदस्य उपरि हस्तम आवर, यानी कि तोंद के ऊपर वो हाथ फेरता है और कहता है कि मैं बहुत मोटे पेट वाला हूँ और मेरा एक काव्य भी जीवन को धारण करने वाला है, तो आप इसे सुने। तो सब लोग वहाँ बैठे बैठे हंसने लग जाते हैं। तो इतने में चारवाक आता है और वो कहने लग जाता है कि आम यानी कि नहीं हाँ यानी कि शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेवं यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्यम तथा कथयति चार्वाक कविः यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ हैं कि तुंदिलह यानी कि तोंद वाला, तंदुष्य ऊपरी यानी कि तोंद के ऊपर, और हस्तम यानी कि हाथ, आवर्य तैनम
यानी कि फेरता हुआ। तुंदिलो अहम इसका अर्थ होता है मैं तोंद वाला या मोटे पेट वाला हूँ। भव यानी अरे, ममापि यानी कि मेरे भी, इदम यानी इस, काव्यम यानी कविता को, और श्रोताम का अर्थ होता है सुनिए। च यानी कि और जीवने यानी जीवन में, धारिता यानी कि धारण करता है। इसका हिंदी अनुवाद है, उसे हम देखेंगे। तुंदिलह यानी कि तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए मैं तुंदिल, जो एक मोटा सा बाल कवि मोटा सा है और वो मोटा बनकर पेट पे हाथ, मोटे पेट पर हाथ फेरता है और बोलता है कि मैं मोटे पेट वाला तोंदू हूँ। क्या हूँ? तोंदू। अरे मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए, यानी कि मैं जितना मोटा हूँ आप भी मेरे यह अनुसार ढल जाइए। अरे दुष्ट बुद्धि वालों यानी कि मूर्ख, पराया अन्न तो प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ होता है और शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। क्या होता है कि पराया अन्न तो दुर्लभ से, बहुत मुश्किल से हमें पराया धन मिलता है, लेकिन हमारा शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ भी मिले, जैसा भी मिले, खाना हमें फ्री का हो या कैसा भी हो, मुफ्त का हो, खा लेना चाहिए। हमें हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ऐसा वो सोच कहने लग जाता है। तो सब बाल कवि हैं, ये सब ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। तो चार्वाक कहता है हाँ हाँ, शरीर का पालन पोषण पूर्णतः सब प्रकार से उचित है। यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि आपके पास धन नहीं है तो भी आपको कर्जा कर लो, लेकिन पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। बाल कवि हैं तो बालक तो बस हंसाने के लिए, हास्य मनोरंजन के लिए ही ये सब कविताएं और ये कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो हमें अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण रूप से हमें सही मात्रा में भोजन करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, विटामिन, हरी सब्जियाँ, फल, अन्न, दालें, अंकुरित अनाज, ये सब चीज़ें हमें अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जब तक, और चार्वाक कवि कहता है कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करके भी घी पियो। अगला है हमारा कि श्रोतार तहि ऋणस्य प्रत्यपर्ण कर्थम। तो चार्वाक कहता है कि श्रोताम मम अवशिष्टम काव्यम घृत प्रियत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पते जनः। काव्यपाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एकः बालकोऽपि आशु कविता रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। बालकः श्रूयतां, श्रुतौ भो ममापि काव्यं गजाधर कवि चैव तुंदिलः भोज्य लोलुपम्। कालांतक तथा वेद्यं चार्वक च नमाम्यहं काव्य श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, अन्ये चापि हसन्ति और सर्वे गृह गच्छन्ति। यानी कि सभी, पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। श्रोतारः यानी कि श्रोतागण, जो वहाँ पे सुनने वाले थे वो सभी श्रोतागण। तरही यानी कि तो, ऋणस्य यानी कि कर्ज या उधार का, प्रत्यपर्णम यानी कि लौटाना या हमारे ने जो कर्जा लिया है उसको चुकाना। कथम का अर्थ होता है कैसे होगा। मम यानी कि मेरी, अवशिष्टम यानी कि शेष या बचे हुए, अवशिष्टम। काव्यम यानी कि कविता को, श्रोणु यानी कि सुनिए, मेरी कविता है उसे सुनिए। घृतम यानी घी को, पित्वा यानी कि पीकर, श्रम यानी मेहनत, कृत्वा यानी करके, और जनः का होता है मनुष्य को, ऋणम यानी कि कर्जा, और प्रत्यपर्यते यानी कि चुकाना या लौटाना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि श्रोताजन, जो वहाँ पर कविता को सुन रहे थे सभी श्रोताजन, तो क्या वो कहने लग जाते हैं तो कर्ज कर कर लौटाना या चुकाना कैसे होगा। हम अगर कर्जा कर रहे हैं और घी पी रहे हैं तो उसको कैसे चुकाना होगा उस कर्जे को। तो चार्वाक कहता है इतने में कि मेरा शेष यानी कि बचा हुआ काव्य तो सुन लीजिए एक बार,
चारवाक जो है वो कहता है आपने ये बात तो मुझसे पूछ, लेकिन मेरा और बचा हुआ काव्य है, थोड़ा बहुत रह गया तो उसे भी सुन लीजिए। तो कहता है कि घी पीकर परिश्रम करके मनुष्य को कर्ज चुकाना चाहिए। यानी कि आपके ऊपर जो कर्जा है उससे कैसे चुकाएंगे आप? तो आप घी पी लो और फिर मेहनत करो और मेहनत करके अपना कर्जा लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालक भी, जो उसका नाम है आशु, वो तत्काल यानी कि उसी समय कविता की रचना करता है तथा हंसते हुए सुनाने लगता है अपनी रचना को। बालक कहने लग जाता है, सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो। क्या कह रहा है वो बालक? कि सुनो सुनो मेरी भी कविता है, उसे सुनो, जो कि वहीं बैठा हुआ था श्रोतागणों के बीच में। वो कहता है कि कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप तुंदिल यानी कि मोटे पेट वाले को तथा समय बर्बाद करने वाले कालांतक और वैद्य चार्वाक यानी कि डॉक्टर को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य सुनाकर वो ऐसा काव्य सुनाता है और वो हाँ 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 ऐसा कहकर हंसता है और दूसरे भी सभी हंसने लग जाते हैं तथा सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ है। मनोरंजन से परिपूर्ण यह पाठ बहुत ही सुंदर है। इसमें जो बताया गया है वो बाल कवि सम्मेलन के तौर पर बच्चों के लिए हंसी मजाक के तौर पर बताया गया है, जिससे बच्चों को आनंद प्राप्त हो। अब इस पाठ के PDF भी मैंने आप को सेंड कर दी है।